हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर की एक विषय क्रॉप इम्प्रूवमेंट सेकेंड रबी क्रॉप एजी 602 का आप लोगों को 6 से 7 मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब लॉन्ग क्वेश्चन का इसके बाद इस सब्जेक्ट का वीडियो नहीं आएगा और आएगा अब शॉर्ट क्वेश्चन का, ठीक है। तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा और उम्मीद करते हैं आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, इन सीटू और एक्स सीटू कंजर्वेशन का संरक्षण विधि क्या है, ठीक है। एक्स सीटू और एक्स सीटू कंजर्वेशन का वर्णन कीजिए, ठीक है। मतलब समझ में आ रहा है। इन सीटू और एक्स सीटू एक कंजर्वेशन होता है जिसमें जर्मप्लाज्म जो होता है उसको कंजर्व किया जाता है, उसको संरक्षित किया जाता है। तो उसके बारे में वर्णन करने के लिए बोला है। चलिए देखते हैं। तो जैव विविधता हमारे ग्रह की समृद्धि और स्वस्थ का आधार है, ठीक है। जैव विविधता जो बायोडाइवर्सिटी हमारे ग्रह की, हमारे पृथ्वी की समृद्धि और स्वास्थ्य का आधार है। इसमें विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, पौधे और पारिस्थितिकी तंत्रों का समावेश होता है। दुर्भाग्य से मानवीय गतिविधियों के कारण जो जैव विविधता है, बायोडाइवर्सिटी है, वह तेज़ी से लुप्त हो रहा है। विभिन्न प्रकार के जंगली जानवर जो हैं वह लुप्त हो रहे हैं, ठीक है। विभिन्न प्रकार के ऐसी वैरायटियाँ हैं जो विलुप्त होती जा रही हैं। तो इन सभी को कंजर्व करने के लिए, इन सभी को संरक्षित करने के लिए एक्स सीटू और इन सीटू किया जाता है। देखिए, जो एक्स सीटू होता है ना, जैसे मान लीजिए एक पौधा, मैं थोड़ा समझाता हूँ आप लोग को। एक पौधा यहाँ पर है, ठीक है। ये एक पौधा है। अब यह पौधा जो है लुप्त होने वाला है, तो इसको क्या करेंगे, कंजर्व करेंगे। इन सीटू कंजर्वेशन हुआ होता है कि इसी पौधे को यहीं पर कंजर्व कर दें, यहीं पर कोई जंगल बना दें, कोई सरकारी गवर्नमेंट या कुछ भी बना दे कि यह जो वैरायटी है, जो पौधा है, यहीं पर कंजर्व हो जाए। तो इसको बोलते हैं इन सीटू कंजर्वेशन। अब दूसरी बात क्या होती है, इसको लेकर जाके यहाँ से किसी जीन बैंक में इसकी जीन को रखें या कहीं और इसको ले जाकर रखें। जैसे मान लीजिए एक जानवर है, जानवर को उसी आवाज़ जहाँ पर वो जानवर रह रहा है वहीं कोई जगह जंगल बना देंगे तो वह क्या हो जाएगा, इन सीटू हो जाएगा। और यदि जानवर को लेकर जाकर चिड़ियाघर में छोड़ेंगे तो वह 100 सीटू हो जाएगा। देखिए, समझाने के लिए है ऐसा, लेकिन हम लोग को प्लांट पे पढ़ना है तो हम लोग प्लांट का देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसान है। देखिए, तो जैव विविधता हमारी पृथ्वी का, हमारे ग्रह का समृद्धि और स्वास्थ्य का आधार है। इसमें विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे, पारिस्थितिकी तंत्र का समावेश होता है। दुर्भाग्य से मानव द्वारा की हुई जो विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ, उसके कारण यह तेज़ी से लुप्त हो रहा है। तो जैव विविधता संरक्षण देखते हैं अब। जैव विविधता संरक्षण के लिए वैज्ञानिकों ने कई तरीके विकसित किए हैं। इनमें से 2 महत्वपूर्ण तरीके हैं, इन सीटू और एक्स सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन होता है स्थान पर संरक्षण, मतलब यह जैव विविधता को उसी स्थान पर संरक्षित करने का केंद्र है जहाँ वे प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, ठीक है। यह जैव विविधता जो है उसको उसी स्थान पर संरक्षित कर देगा जहाँ पर वह पाया जाता है। मैंने बताया ना कि एक शेर है, कहीं किसी स्थान पर पाया जा रहा है, यदि इसको कंजर्व करना है तो आप क्या करेंगे, वो जिस स्थान पर रहता है उसी स्थान को जंगल बना दें। तो क्या हो गया, यह हो गया इन सीटू। अब शेर है, वहाँ पे उसको नहीं रखना है, यहाँ से लेकर जाके किसी चिड़ियाघर में उसको कंजर्व करेंगे तो वह क्या हो जाएगा, एक्स सीटू हो जाएगा। यही बात है यहाँ पे कि यह जैव विविधता को उसी स्थान पर संरक्षित करने पर केंद्रित करता है जहाँ पर वे प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। इनमें बहुत कुछ शामिल होता है, जिसमें पहला राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य। तो इन क्षेत्रों को सरकार द्वारा संरक्षित किया जाता है ताकि वनस्पतियों और जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में रहने और प्रजनन करने के लिए सुरक्षित स्थान प्रदान किया जा सके। समझ रहे हैं। विभिन्न प्रकार के ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें विभिन्न प्रकार की औषधि गुण पाई जाती है, जिनको संरक्षित करने के लिए जो जानवर होते हैं उनको भी संरक्षित करने के लिए एक जंगल बना दिया जाता है, ताकि जो भी वैरायटी है, जो भी पौधा है या जो भी जानवर है, वहीं उसी स्थान पर संरक्षित रहे, उसी स्थान पर अपना रहे, जीवन यापन करे। जैव क्षेत्र रिजर्व, ये बड़े क्षेत्र होते हैं जो विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्रों और जैव विविधता को संरक्षित करते हैं। आगे समुद्री संरक्षित क्षेत्र, तो ये समुद्री क्षेत्र होते हैं जो मछली पकड़ने। देखिए, यहाँ पे समझाने के लिए मैंने इतना सब कुछ लिया है, वैसे आप लोगों को सिर्फ ध्यान देना है प्लांट का वाला और जानवर वाला, ठीक है। तो ये समुद्री क्षेत्र जहाँ पर मछली पकड़ने और वन्य जीव गतिविधियाँ शामिल होती हैं ताकि समुद्र जीवन को संरक्षित किया जा सके। आगे सामुदायिक संरक्षण, तो यह स्थानीय समुदायों को अपनी प्राकृतिक संपदाओं का प्रबंधन करने और उनका संरक्षण करने के लिए सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित करता है। तो ये इन सीटू था। इन सीटू मतलब क्या होता है कि उसी स्थान पर संरक्षित कर देना जिस स्थान पर प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। और एक्स सीटू कंजर्वेशन, स्थान से बाहर संरक्षण। तो यह जैव विविधता को
उनके प्राकृतिक आवास से बाहर संरक्षित करने पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसमें पहला चिड़ियाघर और वनस्पति उद्यान। इसमें लुप्त प्रजातियों सहित विभिन्न प्रकार के जीवों और पौधों को रखा जाता है। आगे बीज बैंक, तो इसमें विभिन्न प्रकार के पौधे के बीजों को संग्रहित किया जाता है ताकि लुप्त प्राय प्रजातियों को बचाया जा सके और उन्हें भविष्य में पुनः स्थापित किया जा सके। आगे है जीन बैंक, तो इसमें विभिन्न प्रकार के जीवों के डीएनए नमूनों को संग्रहित किया जाता है, पौधों की डीएनए जीवों को जीन को संरक्षित किया जाता है ताकि जो लुप्त प्रजातियां हैं उनको बचाया जा सके और उन्हें भविष्य में क्लोन किया जा सके, उनके द्वारा फिर से नई प्रजाति बनाई जा सके। अगला है कृत्रिम प्रजनन, तो यह लुप्त प्राय प्रजातियों को प्रजनन करने और उनकी संख्या बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक तकनीकों का उपयोग करता है। तो यह था इन सीटू एक्स सीटू। इनका इन सीटू और एक्स सीटू देखिए जो दोनों हैं ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और जैव विविधता के संरक्षण के लिए एक दूसरे के पूरक है। जैव विविधता के संरक्षण के लिए क्या है, एक दूसरे के पूरक हैं। इन सीटू कंजर्वेशन प्राकृतिक आवासों और पारिस्थितिक तंत्रों को संरक्षित करने पर ध्यान केंद्रित करता है, जबकि एक्स सीटू लुप्त प्रजातियों को बचाने और उनकी संख्या बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करता है। तो यहाँ से क्या समझ में आप लोगों को, जो इन सीटू है यह क्या करता है कि जो बचा हुआ है उसको उसी स्थान पर बचा देता है, और जो एक्स सीटू होता है कुछ बचा हुआ भाग उससे अनेक पौधा तैयार करना या अनेक वैरायटी तैयार करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो यही पे यहाँ बताया गया है कि इन सीटू और एक्स सीटू दोनों एक दूसरे के दोनों महत्वपूर्ण है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इन सीटू कंजर्वेशन में प्राकृतिक आवासों पर पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। एक्स सीटू में लुप्त प्राय प्रजातियों को बचाने और उनकी संख्या को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। आगे अगला क्वेश्चन है प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस या पादप आनुवंशिक संसाधन क्या होता है और फसल उन्नयन में इसकी भूमिका का वर्णन कीजिए। पहले मैं समझाता हूँ आप लोगों को। अभी मैंने जो बताया कि जीन बैंक, ठीक है, जनन द्रव्य, जर्म प्लाज्म, ये सब क्या है, ये सब विभिन्न प्रकार के आनुवंशिक संसाधन है जिसे आगे जाकर विभिन्न प्रकार के पौधे को तैयार किया जा सके, संरक्षित करके रखा जाता है। जीन बैंक में जर्म प्लाज्म को संरक्षित करके रखा जाता है ताकि जो आने वाला समय, हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं वो अभी इन सभी को उपभोग कर सकें। इसके लिए इन सभी को संरक्षित करके रखा जाता है जिससे पौधे तैयार किए जाते हैं। तो उनको बोलते हैं प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस, मतलब जिनके द्वारा प्लांट फिर से जेनेटिकली रूप से तैयार किए जा सकते हैं, उनको बोल सकते हैं। ठीक है, तो पादप आनुवंशिक संसाधन वे जीवित पौधे, बीज, ऊतक, डीएनए और जीन होते हैं जिनमें आनुवंशिक विविधता होती है और जिनका उपयोग फसलों को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। पादप आनुवंशिक संसाधन कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण जो निम्नलिखित हैं, जिसमें पहला है जंगली पौधे की प्रजातियाँ। इनमें अक्सर फसलों के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता, सूखा सहनशीलता और बेहतर पोषण जैसे वांछनीय लक्षण होते हैं। यह क्या है, यह सब प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज है। मतलब जो जंगली पौधे होते हैं उनकी जातियाँ जो होती है उनके अंदर रोग को सहने की क्षमता ज़्यादा होती है। देखेंगे विभिन्न जो खरपतवार होते हैं उनमें रोग नहीं लगता है और हमारे फसलों में रोग लग जाता है। तो इसलिए फसलों में रोग नहीं लगता, इसके लिए क्या किया जाता है कि उनसे क्रॉस कराया जाता है, जिससे क्या होता है उनके कुछ गुण उसके अंदर आ जाते हैं। तो इनमें अक्सर फसलों के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता, सूखा सहनशीलता और बेहतर पोषण जैसे वांछनीय लक्षण होते हैं। अगला है स्थानीय किस्में, तो ये किसानों द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी उगाई जाने वाली फसलों की किस्में होती हैं जो अक्सर स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल होती हैं। आगे है आधुनिक किस्में, तो एक कृषि वैज्ञानिकों द्वारा विकसित फसलों की किस्में होती हैं जिनमें उच्च उपज, बेहतर गुणवत्ता और कीटों और रोगों के प्रति प्रतिरोध जैसे वांछनीय गुण होते हैं। आगे है फसल उन्नयन में पादप आनुवंशिक संसाधन की भूमिका। जब क्रॉप इम्प्रूवमेंट में इसकी क्या भूमिका है, तो पादप आनुवंशिक संसाधन फसल उन्नयन के लिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि ये नए और बेहतर किस्मों को विकसित करने के लिए आवश्यक कच्चा माल प्रदान करता है। वैज्ञानिक इन संसाधनों का उपयोग करके निम्नलिखित कार्यों को कर सकते हैं, जैसे नई किस्मों में वांछनीय लक्षणों को स्थानांतरित कर सकते हैं, जैसे कि कोई जंगली पौधा रहेगा उससे रोग प्रतिरोधक क्षमता या स्थानीय किस्मों से सूखा सहनशीलता को आधुनिक किस्मों में स्थानांतरित कर सकता है। फसलों की उपज और गुणवत्ता में सुधार करना, तो वे विभिन्न प्रकार की किस्मों को पार करके या जीन संपादन तकनीकों का उपयोग करके ऐसा कर सकते हैं। आगे पर्यावरणीय परिवर्तन के अनुकूल फसलों को विकसित करना, ये सूखे, बाढ़ और लवणीकरण जैसी तनावपूर्ण परिस्थितियों के प्रति प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करने के लिए प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज का उपयोग करते हैं। ठीक है, आगे पादप आनुवंशिक संसाधन का संरक्षण कैसे कर सकते हैं, तो मैंने जो इन सीटू एक्स सीटू बताया था उस माध्यम से भी संरक्षित कर सकते हैं और आगे भी देखते हैं। तो पादप आनुवंशिक संसाधनों का संरक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण होता है क्योंकि विभिन्न प्रकार की भविष्य की पीढ़ियों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक होता है। जलवायु परिवर्तन, भूमि उपयोग में बदलाव और कृषि प्रथाओं में बदलाव जैसे खतरों से इन संसाधनों को बचाने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। पादप आनुवंशिक संरक्षण करने के लिए कुछ मुख्य तरीके जैसे बीज बैंक हो गया, बीजों को ठंडे, शुष्क और अंधेरे वातावरण में संग्रहित करके रखा जाता है ताकि उनकी जीवन शक्ति बनी रहे। फील्ड जीन बैंक, तो पौधों की प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवासों में संरक्षित किया जाता है। आगे इन विट्रो जीन बैंक, पौधों के ऊतकों को कृत्रिम वातावरण में उगाया जाता है। तो ये विभिन्न प्रकार के संरक्षण थे जहाँ पर इनको संरक्षित किया जाता था। तो ये दूसरा क्वेश्चन था प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। थोड़ा जल्दी बताएंगे, अभी बहुत सारा वीडियो बनाना है और भी सब्जेक्ट और भी यूनिवर्सिटी में एग्जाम चल रहा है, आप लोगों को पता ही है।
आप लोगों ने एकदम मैसेज करके परेशान कर दिया कि सर 6 सेमेस्टर का वीडियो बनाए, इसकी वजह से मैं अभी बना रहा हूँ, नहीं तो अभी मुझे 5th का ही बनाना है, क्योंकि वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में भी 5th सेमेस्टर का एग्ज़ाम चल रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। गुणात्मक एवं मात्रात्मक लक्षणों में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये देखिए इंपॉर्टेंट है, आएगा सभी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बता रहा हूँ, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फसल सुधार में गुणात्मक और मात्रात्मक लक्षणों के बीच अंतर। तो फसल सुधार का लक्ष्य होता है बेहतर किस्मों को विकसित करना, जिससे उनमें उच्च उपज, बेहतर गुणवत्ता और रोगों और कीटों के प्रतिरोध जैसे वांछनीय गुणों उत्पन्न हो। इन गुणों को 2 क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जाता है, गुणात्मक और मात्रात्मक लक्षण। गुणात्मक लक्षण होगा जो गुण में लक्षण दिखाएगा, मात्रात्मक लक्षण जो मात्रा में दिखाएगा। जैसे गुणात्मक लक्षण में क्या आ जाएगा, वह लाल रंग का हो गया या पीला रंग का हो गया, उसकी गुणवत्ता अच्छी है, आकार अच्छा है। ठीक है, और मात्रात्मक में एक बीघे में 20 कुंटल उत्पादन हुआ, 50 कुंटल उत्पादन हुआ, इस प्रकार से। ठीक है, तो अभी देखिए समझ में आ जाएगा। तो गुणात्मक लक्षण क्या होता है, ये विशिष्ट विशेषताएं होती हैं जो 2 या 2 से अधिक श्रेणियों में वर्गीकृत की जा सकती हैं। इनका मापन आमतौर पर संख्यात्मक रूप से नहीं किया जाता। इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता, प्रतिरोधी या अति संवेदनशील, जैसे मैंने बताया ना कि रोग प्रतिरोधक क्षमता भी इसी में आ जाएगा। यह क्या है, उसके अंदर एक गुण है कि उसके अंदर रोग नहीं लगता है। ठीक है, उसके अंदर ऐसी क्षमता है कि उससे ठंडा नहीं लगता, मतलब ठंडे से पौधा मरता नहीं। पाले के प्रति प्रतिरोधी हो, या क्या है, उसकी ये गुणवत्ता है, क्या है, गुण है, गुणात्मक लक्षण यह है। उसका दाना रंग सफ़ेद, पीला, लाल किसी भी रंग का है, यह क्या, उसका गुण है कि वह लाल रंग का हो रहा है, पीला रंग का हो रहा है, काले रंग का हो रहा है। दाने का आकार गोल, अंडाकार, लंबा, यह भी क्या, उसका गुण है। उसका स्वाद मीठा, खट्टा, कड़वा, यह भी उसका गुण है। पौधे की ऊंचाई, बौना, मध्यम ऊंचा, यह भी उसका गुण है। किसका, पौधे की बात हो रही है यहाँ पर। तो यह हो गया गुणात्मक लक्षण, मतलब जब वह रंग, आकार, स्वाद, लंबाई, चौड़ाई, प्रतिरोधी, अति संवेदनशील आदि बातों के बारे में लक्षण दिखाता है तो उसको बोलते हैं गुणात्मक लक्षण। और मात्रात्मक लक्षण क्या होता है, तो इन्हें संख्यात्मक रूप में मापा जाता है। जैसे उपज 1 हेक्टेयर में कितने हेक्टेयर उपज प्राप्त हुआ, दाने का आकार कितने मिलीमीटर का है, पत्ती का क्षेत्रफल कितने वर्ग सेंटीमीटर का है, प्रोटीन कितनी मात्रा में पाया जा रहा है, तेल की सामग्री कितनी मात्रा में है। इन सभी के बारे में जब अध्ययन करें, इन सभी को का लक्षण क्या कहलाता है, मात्रात्मक कहलाता है। और वो जो पहले बताया मैंने आप लोगों को, सूखा, ठंडा, रंग, आकार, ये सब क्या है, सब गुणात्मक था। तो फसल सुधार के लिए दोनों लक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। उच्च उपज के लिए फसलों में रोगरोधी क्षमता, सूखा सहनशीलता और बेहतर पोषक तत्वों का उपयोग जैसे गुणात्मक लक्षण होने चाहिए। बेहतर गुणवत्ता के लिए अच्छा स्वाद, रंग, आकार और पोषण मूल्य जैसे गुणात्मक लक्षण होने चाहिए। रोग और कीटों के प्रतिरोध के लिए फसलों में प्रतिरोधक क्षमता जैसे गुणात्मक लक्षण होने चाहिए। आगे है अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है, जैविक तनाव से आप क्या समझते हैं। ठीक है, बायोटिक स्ट्रेस से आप क्या समझते हैं, बायोलॉजिकल स्ट्रेस से आप क्या समझते हैं, विस्तार से वर्णन कीजिए। तो देखिए मैं बता दूं आप लोगों को, बायोलॉजिकल स्ट्रेस क्या होता है। बायोलॉजिकल मतलब कोई जीव रहेगा, ठीक है, उसके द्वारा अगर कोई नुकसान होगा पौधे को, उसको बोलते हैं बायोलॉजिकल स्ट्रेस। और सूखा, ठंडा, बाढ़, अम्लता, क्षारीयता, विभिन्न प्रकार के मौसम संबंधी या अजैविक घटकों के द्वारा कोई भी नुकसान होगा पौधे को तो उसको बोलेंगे अजैविक घटक। तो चलिए देखते हैं जैविक तनाव या बायोलॉजिकल स्ट्रेस क्या होता है। तो किसी जीव को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाली किसी घटना या स्थिति को संदर्भित करना क्या कहलाता है, बायोलॉजिकल स्ट्रेस कहलाता है। यह स्ट्रेस जीव के विकास, प्रजनन और अस्तित्व को बाधित कर सकता है। जैविक तनाव के कुछ मुख्य प्रकार होते हैं, जिसमें जीवित जीवों से तनाव, जिसमें कीट आ जाएगा, रोग आ जाएगा, परजीवी आ जाएगा। तो ये जीव पौधे और जानवरों से पोषक तत्वों को चुरा लेते हैं, मतलब नुकसान पहुंचाते हैं पोषक तत्वों को, उन्हें बीमार कर देते हैं और इन्हें मार देते हैं। स्पर्धा, तो विभिन्न प्रजातियां सीमित संसाधनों के लिए जैसे प्रतिस्पर्धा कर सकती है, जैसे भोजन, पानी और आवास। ठीक है, शिकार, मांसाहारी जानवर शाकाहारी जानवरों का शिकार करते हैं, जिससे शाकाहारी जानवरों में तनाव पैदा होता है। तो यह था बायोलॉजिकल स्ट्रेस। समझिएगा बायोलॉजिकल स्ट्रेस में सीधे आप लोगों को क्या समझना, कीट हो गया, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंजाई हो गया, इनके द्वारा पौधे में यदि किसी प्रकार का तनाव उत्पन्न होगा तो उसको बोलेंगे बायोटिक स्ट्रेस। और अबायोटिक स्ट्रेस क्या होता है, तो जब तापमान हो गया, सूखा हो गया, बाढ़ हो गया, ठंडा हो गया, अम्लता, क्षारीयता, प्रदूषण, ये सब अबायोटिक स्ट्रेस हैं। इसका प्रभाव क्या पड़ता है, तो विकास में बाधा, तनावपूर्ण परिस्थितियों में जीवों की वृद्धि और विकास धीमा हो जाता है, प्रजनन क्षमता में कमी आ जाती है, मृत्यु दर में वृद्धि हो जाती है, मतलब जो मरने की क्षमता होती है उसकी वह कम हो जाती है, आनुवांशिक परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, जैविक तनाव से निपटने के लिए जीवों को अनुकूल विकसित किए गए हैं, ठीक है, जो उन्हें जैविक तनाव से निपटने में मदद करते हैं। इनमें शारीरिक अनुकूलन, व्यवहारिक अनुकूलन शामिल होता है। तो यह था आप लोगों का चौथा क्वेश्चन, जैविक तनाव से आप क्या समझते हैं, मैंने समझा दिया। आगे देखेंगे फ्लोरल बायोलॉजी ऑफ मस्टर्ड, सरसों के पुष्प जैविकी का वर्णन कीजिए। सरसों का पुष्प जैविकी का वर्णन करना इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और हाँ, एक बात मैं आप लोगों को यहीं पे थोड़ा बता देता हूँ, देखिए मैं भूल गया था बताना।
आप लोगों को गेहूं के बारे में पढ़ना है। अब मैं नहीं बढ़ाऊंगा लॉन्ग क्वेश्चन, समझ लीजिए आप लोग। सूरजमुखी के बारे में पढ़ना है, सरसों के बारे में, मटर के बारे में, टमाटर के बारे में, ठीक है। इतना ही पढ़ना है आप लोगों को। किसके किसके? गेहूँ, सूरजमुखी, सरसों, मटर, टमाटर, शुगर केन मतलब गन्ना। यही 6 जो क्रॉप है इनके बारे में पढ़ लीजिएगा आप लोग, अच्छा खासा आ जाएगा। और पढ़ना होगा तो जौ के बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। पहले इतना तो 100% आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा भैया। इतना पढ़ लीजिएगा पहले, उसके बाद पढ़ेगा शॉर्ट क्वेश्चन में जेनेटिक रेजिस्टेंस, एंटीबायोसिस, क्रॉप आइडियोटाइप, ट्रेडिशनल ब्रीडिंग, मात्रात्मक लक्षण, इमास्कुलेशन, जर्मप्लाज्म, इनब्रीडिंग डिप्रेशन, क्रॉप इम्प्रूवमेंट, ठीक है। इन सभी को चलिए मैं शॉर्ट क्वेश्चन करवा दूंगा आगे। तो चलिए देखते हैं अब क्या है फ्लोरल बायोलॉजी ऑफ मस्टर्ड। तो सरसों का फूल द्विलिंगी होता है, ठीक है। द्विलिंगी मतलब बाइसेक्सुअल होता है, यानी इसमें नर और मादा दोनों जननांग एक ही फूल में पाए जाते हैं। ये फूल सर्वसममित होता है, जिससे मतलब होता है कि पुष्प के सभी भाग एक केंद्र बिंदु के चारों ओर सममित होते हैं। आइए इसके बारे में देखते हैं, जिसमें पहला था बाह्य दल पुंज, ठीक है। फ्लोरल बायोलॉजी देख रहे हैं जिसमें विभिन्न पार्ट के बारे में देखा जाता है। तो पहले देखेंगे हम लोग बाह्य दल पुंज के बारे में, जिसे कैलिक्स बोलते हैं। तो सरसों के फूल में 4 बाह्य दल पुंज होते हैं, जो हरे और पत्ती जैसे होते हैं। एक कली की अवस्था में कोमल कली को ढकते हैं, फूल खिलने पर ये झड़ जाते हैं, ठीक है। आगे है दल पुंज या कोरोला। तो बाह्य दल पुंज के अंदर 4 दल पुंज होते हैं, ये पीले रंग के होते हैं और फूल को आकर्षक बनाते हैं, ठीक है। जो बाह्य दल पुंज होता है उसके अंदर 4 दल पुंज होते हैं, जो पीले रंग के होते हैं और फूल को आकर्षक बनाते हैं, जिससे परागण करने वाले कीटों को आकर्षित किया जा सके। दल पुंज भी कुछ समय बाद झड़ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है पुंकेसर। पुंकेसर के फूल के केंद्र भाग के 4 या 6 पुंकेसर होते हैं। इनमें परागकोश होते हैं जो परागकण बनाते हैं। पराग ही वही पीला पदार्थ होता है जो आप फूलों पर देखते हैं, ठीक है। फूलों पर जो आप पीला कलर देखते हैं सरसों के, वह पराग ही होता है। आगे है पिस्टिली। तो पुंकेसरों के चारों ओर एक ही मादा जननांग होता है। इसके 2 भाग होते हैं, एक होता है ओवरी, निचला भाग जहाँ बीज बनता है, और दूसरा होता है वर्तिका, ऊपरी भाग जहाँ वो परागकोश को ग्रहण करता है। इसके बाद होता है इसमें पॉलिनेशन। तो आमतौर पर सरसों के फूल में स्वपरागण नहीं करता। परागण हवा या कीट, विशेष रूप से मधुमक्खियों द्वारा होता है, मतलब परपरागण नहीं होता है। सॉरी, स्वपरागण नहीं, परपरागण होता है। जब कोई कीट फूल पर बैठता है तो उसके शरीर पर परागकण लग जाते हैं। एक कण जब दूसरे फूल के वर्तिका पर नियुक्त करते हैं तो परागण की प्रक्रिया पूरी होती है। तो यह था फ्लोरल बायोलॉजी ऑफ मस्टर्ड। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट। आइडियोटाइप ब्रीडिंग क्या होता है? आइडियोटाइप ब्रीडिंग क्या होता है? तो देखिए यह एक वैज्ञानिक विधि है, फसल उगाने की या वैरायटी तैयार करने की ब्रीडिंग की एक वैज्ञानिक विधि है, जो किसानों की ज़रूरतों और पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुसार फसल की नई किस्मों को विकसित करने में मदद करता है। यह क्या करेगा? किसानों से बातचीत करता है, वातावरण देखता है, उसके अनुसार कोई किस्म विकसित करता है। यह एक क्रमिक प्रक्रिया होती है जिसमें कई चरण शामिल होते हैं। तो क्वेश्चन है आइडियोटाइप ब्रीडिंग क्या है? आइडियोटाइप प्रजनन की महत्वपूर्ण कदमों का महत्वपूर्ण चरणों का वर्णन कीजिए। तो आइडियोटाइप ब्रीडिंग एक वैज्ञानिक विधि है जो किसानों की ज़रूरतों और पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुसार फसलों की नई किस्मों को विकसित करने में मदद करती है। यह एक क्रमिक प्रक्रिया होती है जिसमें कई चरण शामिल होते हैं, जिसमें पहला आइडियोटाइप का निर्धारण करना। सबसे पहला चरण है आइडियोटाइप का निर्धारण करना। तो पहला कदम यह तय करना है कि किसानों को किस प्रकार की फसल की आवश्यकता है। इसके लिए किसानों, वैज्ञानिकों और कृषि विशेषज्ञों के साथ मिलकर विचार और विमर्श किया जाता है, ठीक है। क्या कहता है? पहला कदम यही होता है कि किसानों को किस प्रकार की फसल की आवश्यकता होती है, उसकी बातचीत की जाता है। इसके लिए किसान, वैज्ञानिक और कृषि विशेषज्ञों के साथ मिलकर विचार विमर्श किया जाता है। इसके बाद अगला है आइडियोटाइप। तो आइडियोटाइप क्या होता है? तो यह एक आदर्श फसल का मॉडल होता है। आइडियोटाइप आदर्श फसल का मॉडल होता है जो उच्च उपज, रोग प्रतिरोधक क्षमता, सूखा सहनशीलता और अन्य वांछनीय गुणों को दर्शाता है। इसके बाद होता है पेरेंटल चयन और सिलेक्शन। तो पेरेंट का चयन किया जाता है, माता पिता का चयन किया जाता है। दूसरा कदम होता है उन किस्मों का चयन करना जिनमें आइडियोटाइप के लक्षणों को विकसित करने की क्षमता है। इन किस्मों में उच्च उपज क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता और अन्य वांछनीय गुण होने चाहिए। उसके बाद तीसरा स्टेप होता है क्रॉसिंग का। तो तीसरा कदम चुनी गई किस्मों को पार करना है। यह क्रॉसिंग प्रक्रिया प्राकृतिक रूप से या कृत्रिम रूप से परागण तकनीकों का उपयोग करके किया जा सकता है। इसके बाद अगला चरण होता है मूल्यांकन और चयन। तो चौथा चरण होता है संकर संतति का मूल्यांकन करना। आइडियोटाइप के लक्षणों के लिए सबसे अच्छे पौधे का चयन किया जाता है। उसके बाद अगला स्टेप होता है दोहराव, क्रॉसिंग और चयन, मतलब दोबारा क्रॉसिंग किया जाता है और उसका सिलेक्शन किया जाता है। तो पांचवा कदम चुने गए पौधे को दोबारा पार करना और चयन करना है। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक कि वांछनीय लक्षणों वाली एक नई किस्म विकसित न हो जाए, ठीक है। और अगला है परीक्षण और रिलीज, छठवां स्टेप। तो छठा कदम नई किस्म का परीक्षण करना है। यह परीक्षण विभिन्न स्थानों और पर्यावरणीय परिस्थितियों में किया जाता है। यदि किस्म सभी परीक्षण में सफल होता है तो इसे
किसानों के लिए जारी किया जाता है। ठीक है, यदि किस्म जो होता है सभी फसलों के लिए यदि किस्म सभी परीक्षणों में सफल होता है तो इसे किसानों के लिए जारी कर दिया जाता है। आइडियो टाइप ब्रीडिंग से कई प्रकार का लाभ होता है। तो यह किसानों की ज़रूरतों के अनुसार फसल प्रदान करता है, जिससे उन्हें किस्मों को विकसित करने में मदद मिलती है। मतलब किसान को जिस प्रकार की फसल चाहिए उनके अनुसार वह फसल तैयार कर देगा। यह फसलों की उपज और गुणवत्ता में सुधार कर सकता है। यह क्या करता है, जब अनुरूप उनको मिलेगा वैरायटी, तो यह इससे क्या होगा, फसल की उपज में वृद्धि होगी, गुणवत्ता में सुधार होगा। यह फसलों के रोगों, कीटों और तनाव के प्रति अधिक प्रतिरोधी बना सकता है। यह किसान की आय और जीवन स्तर को बढ़ाने में मदद कर सकता है। ठीक है, तो यह था आप लोगों का 5वां क्वेश्चन। आगे देखेंगे 6वां क्वेश्चन। 6वां क्वेश्चन है जर्म प्लाज्म क्या है। ठीक है, जर्म प्लाज्म क्या है, विभिन्न आधार पर जर्म प्लाज्म की व्याख्या कीजिए। जर्म प्लाज्म क्या है, विभिन्न आधार पर जर्म प्लाज्म का व्याख्या करना है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले जर्म प्लाज्म क्या होता है। तो जर्म प्लाज्म को जीवित पौधे, बीजों, ऊतकों, डीएनए और जीन के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, जर्म प्लाज्म को जीवित पौधे, बीजों, ऊतकों, डीएनए और जीन के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिनमें आनुवांशिक विविधता होती है। क्या होती है, आनुवांशिक विविधता होती है, जिसका उपयोग फसलों और अन्य जीवों को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। जिसका उपयोग किस लिए किया जाता है, फसलों और अन्य जीवों को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। यह जीवों के आनुवांशिक भंडार को दर्शाता है और ग्रह पर जीवन विविधता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण होता है। विभिन्न प्रकार के जर्म प्लाज्म को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया, जिनमें पहला है प्रजाति के आधार पर। तो प्रजाति के आधार पर जंगली जर्म प्लाज्म, तो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पौधे से प्राप्त जर्म प्लाज्म होती है। यह महत्वपूर्ण आनुवांशिक विविधता प्रदान करते हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता, सूखा सहनशीलता और अन्य वांछनीय गुणों का स्रोत होते हैं। उसके बाद कृषि जर्म प्लाज्म, किसानों द्वारा उगाई जाने वाली फसलों से प्राप्त जर्म प्लाज्म होता है। यह उच्च उपज और बेहतर गुणवत्ता वाली फसलों को विकसित करने के लिए उपयोग किया जाता है। अगला है भौगोलिक स्थान के आधार पर। तो पहला है स्थानीय जर्म प्लाज्म, पहला स्थानीय जर्म प्लाज्म पहले देखते हैं। तो किसी विशिष्ट क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधे से प्राप्त जर्म प्लाज्म होता है। यह स्थानीय जलवायु और पर्यावरणीय परिस्थितियों के लिए अनुकूल होता है। और अगला है अंतर्राष्ट्रीय जर्म प्लाज्म। तो विभिन्न देशों से प्राप्त जर्म प्लाज्म होता है। यह नई किस्मों को विकसित करने और विभिन्न क्षेत्रों में फसल को बेहतर बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। आगे उपयोग के आधार पर। तो पहला है खाद्य जर्म प्लाज्म। तो यह फसलों से प्राप्त जर्म प्लाज्म होता है। यह अनाज, फल, सब्जी और अन्य खाद्य पदार्थों को उत्पादन करने के लिए उपयोगी किया जाता है। आगे चारा जर्म प्लाज्म। तो पशुओं के चारे के लिए विभिन्न प्रकार के उपयोग किए जाने वाले पौधे को से प्राप्त जर्म प्लाज्म को चारा जर्म प्लाज्म कहते हैं। यह पशुधन उत्पादन में सुधार करने के लिए उपयोग किया जाता है। और अगला है औद्योगिक जर्म प्लाज्म। तो औद्योगिक उपयोग के लिए उपयोग किए जाने वाले पौधे से प्राप्त जर्म प्लाज्म को औद्योगिक जर्म प्लाज्म बोलते हैं। इसमें कागज उद्योग, कपड़ा, दवा और अन्य औद्योगिक उत्पादन करने के लिए शामिल होता है। ठीक है, आगे प्रजनन विधि के आधार पर। तो प्रजनन विधि के आधार पर पहला आउटक्रॉस जर्म प्लाज्म। तो असंबंधित पौधे से प्राप्त जर्म प्लाज्म जो होता है उसको आउटक्रॉस जर्म प्लाज्म बोलते हैं। यह आनुवांशिक विविधता और नए लक्षणों को विकसित करने के लिए उपयोग किया जाता है। आगे इनब्रीडिंग। तो इन संबंधित पौधे से प्राप्त जर्म प्लाज्म होता है। इनका उपयोग विशिष्ट लक्षणों को ठीक करने और बीज उत्पादन में सुधार करने के लिए किया जाता है। थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, वीडियो लंबा हो गया काफ़ी। आगे जर्म प्लाज्म का महत्व। तो जर्म प्लाज्म कई कारणों से महत्वपूर्ण है। पहला फसल सुधार। नई और बेहतर फसलों की किस्मों को विकसित करने के लिए जर्म प्लाज्म का उपयोग किया जाता है, ताकि उच्च उपज, रोग प्रतिरोधक क्षमता और अन्य वांछनीय गुण उत्पन्न हो सके। ठीक है, क्या बोल रहा है, इसका लाभ क्या है, इसका महत्व क्या है। तो नई और बेहतर फसलों की किस्मों को विकसित करने के लिए जर्म प्लाज्म का उपयोग किया जाता है, जिनमें उच्च उपज, रोग प्रतिरोधक क्षमता और अन्य वांछनीय गुण होते हैं। आगे है जैव विविधता का संरक्षण। तो जर्म प्लाज्म का संरक्षण ग्रह पर जीवन की विविधता बनाए रखने में मदद करता है। ठीक है, ग्रह पर जीवन की विविधता को बनाए रखने में मदद करता है। तो यह था आप लोगों का 6 क्वेश्चन जो कि मैंने आप लोगों को बताया लॉन्ग वाला। और उम्मीद करते 6 क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, कहीं से कोई भी दिक्कत नहीं होगा। लास्ट क्वेश्चन थोड़ा जल्दी जल्दी बोल दिया मैंने, और फिर भी कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा, इस वीडियो को कम से कम 30 लाइक कर दीजिएगा, उसके बाद ही 60 क्वेश्चन आएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।